कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सच तो होती हैं, मगर उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी ही घटना थी। घटना कुछ यूं थी कि एक महिला गायब हो जाती है और कुछ समय बाद मिल भी जाती है, मगर मिलती है 22 टिफिन में बंद 300 टुकड़ों में। जी हाँ, आपने सही सुना, एक महिला के 300 टुकड़े किए गए थे। ये महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल और शहर के जाने माने डॉक्टर की वाइफ थी। तो आखिर किसकी हिम्मत हुई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की ये हालत करने की? ये पूरा केस क्या है और इस केस का खुलासा कैसे हुआ? चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे। यकीन मानिए, जब आप कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानेंगे तो आपके लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में भी जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नयापल्ली नाम की जगह है। यहीं एक बड़े से बंगले में इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषाश्री समल के साथ रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1970 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, जबकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए 1992 में आर्मी से रिटायर हुए थे। आर्मी में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जाती थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने लंबे समय तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के लिए भी काम किया था। जब ये भुवनेश्वर में रहने लगे तो इन्होंने अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर लिया था। डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उषाश्री समल के 2 बच्चे थे। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया था, जबकि बेटी दुबई में सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे दूर रहते थे, मगर फोन पर माँ से जरूर बात होती रहती थी। बच्चों की बात ज्यादातर अपनी माँ से ही होती थी, क्योंकि सोमनाथ परिदा कुछ अलग ही मिजाज के थे। इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इस कारण उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। सामाजिक रूप से भी वो खुद को अलग थलग रखते थे। कहने को तो उनका घर एक बड़ा सा विला था, मगर उसमें इन दोनों के अलावा कोई नहीं रहता था। इनके यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना भी बहुत कम ही होता था। कुछ लोग तो सोमनाथ परिदा के बड़े से बंगले को भूतिया घर भी कहते थे। रूटीन के मुताबिक सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे सो जाया करते थे और सुबह 3 बजे जग जाया करते थे। खैर, यूं ही समय कट रहा था और अब साल आ चुका था 2013। सोमनाथ परिदा के दोनों बच्चे हफ्ते में 1-2 बार अपनी माँ को फोन कर लिया करते थे। हमेशा की तरह जब जून महीने में अमेरिका में रह रहा बेटा अपनी माँ को फोन करता है तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वो सोचता है कि माँ शायद कहीं बिजी होगी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद फोन करता है, मगर मोबाइल अब भी स्विच ऑफ ही आता है। अगले दिन वो फिर से माँ के नंबर पर फोन करता है, मगर मोबाइल स्विच ऑफ ही आता है। ऐसे में अब बेटे को चिंता होने लगती है और वो अपने पिता को फोन करता है। जब वो पिता से माँ के मोबाइल के स्विच ऑफ होने के बारे में पूछता है तो सोमनाथ परिदा कहते हैं कि तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी के पास दुबई गई है, इस कारण उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। इतना सुनने के बाद वो दुबई में रह रही अपनी बहन के पास फोन कर माँ के बारे में पूछता है। इस पर बहन कहती है कि माँ तो दुबई में मेरे पास है ही नहीं। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से तो माँ से हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। अब बेटा एक बार फिर से अपने पिता के पास फोन करता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, माँ तो दुबई में है ही नहीं। इस पर सोमनाथ परिदा अपने बेटे पर ही चिल्लाने लगते हैं और फोन काट देते हैं। इसके बाद उनका बेटा कई बार फोन करता है, मगर सोमनाथ परिदा फोन नहीं उठाते हैं। अब थक हार कर बेटा भुवनेश्वर में ही रह रहे अपने मामा के पास यानी सोमनाथ परिदा की पत्नी उषाश्री समल के भाई रंजन समल के पास फोन करता है और उससे कहता है कि आप घर पर जाकर देखिए कि माँ कहाँ गई है, क्योंकि पिताजी कह रहे हैं कि वो दुबई में है, जबकि बहन ने बताया है कि माँ तो दुबई आई ही नहीं है। इतना सुनने के बाद रंजन समल अपनी एक अन्य बहन के साथ सोमनाथ परिदा के घर पर आ जाते हैं। वो दरवाजे पर काफी देर तक नॉक करते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। जब ये लोग दरवाजे को नॉक करना जारी ही रखते हैं तो काफी देर बाद दरवाजे की बजाय बगल की एक छोटी सी खिड़की खुलती है, जहां से सोमनाथ परिदा इन दोनों से बातें करते हैं। उषाश्री के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि वो तो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। इस पर रंजन अपने जीजा सोमनाथ परिदा से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो दुबई नहीं गई है। आप पहले दरवाजा खोलिए, फिर हम बात करेंगे। इतना सुनते ही सोमनाथ परिदा उन लोगों पर भी चिल्लाने लगता है और खिड़की भी बंद करके अंदर बैठ जाता है। इसके बाद बाहर खड़े लोग काफी देर तक दरवाजा पीटते हैं, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। अब रंजन किसी तरह एक खिड़की तक पहुंच जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है। खिड़की पर खड़े होते ही
उसे दुर्गंध महसूस होती है। अब रंजन को समझ आने लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए अब वो बिना समय गंवाए पास के ही नयापल्ली पुलिस स्टेशन चला जाता है और पुलिस वालों को उषाश्री के गायब होने तथा सोमनाथ परिदा की हरकतों के बारे में बताता है। पूरी बात सुनकर पुलिस तुरंत सोमनाथ परिदा के घर पर पहुंचती है और वो भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है। पुलिस वालों के लाख कहने के बावजूद सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोलते हैं। इस कारण पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं। घर के अंदर सोमनाथ परिदा बड़ी ही शांति के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। चूंकि रंजन ने खिड़की से जब अंदर झांकने की कोशिश की थी तो उसे कुछ दुर्गंध महसूस हुई थी, इसलिए पुलिस वाले ये समझने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर ये दुर्गंध कहां से आ रही है। इसलिए वो घर के हर कोने की तलाशी लेने में लग जाते हैं। तलाशी लेते हुए जब ये एक बंद पड़े कमरे में जाते हैं तो वहां उन्हें दो बड़े से बक्से दिखाई देते हैं। ये वही बक्से थे जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी में रहते हुए सोमनाथ परिदा किया करते थे। पहले पुलिस वालों को लगता है कि सोमनाथ परिदा ने इन बक्सों में सेना से जुड़ी अपनी यादों को सहज कर रखा होगा, मगर जब पुलिस वाले उन बक्सों को खोलकर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। पहला बक्सा खोला जाता है तो वो सामान की बजाय टिफिन से भरा हुआ था। दूसरा बक्सा भी पूरी तरीके से टिफिन से ही भरा हुआ था। दोनों बक्सों में मिलाकर कुल 22 स्टील के टिफिन थे। इतनी अधिक संख्या में टिफिन देखकर पुलिस चौंक जाती है। टिफिन के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके बाद तत्काल ही एक टिफिन को खोलकर देखा जाता है। टिफिन के खुलते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। टिफिन में मांस के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए थे। एक के बाद एक सभी 22 टिफिन को खोला जाता है। पता चलता है कि सभी टिफिन मांस के टुकड़ों से ही भरा हुआ है। पहली ही नजर में पता चल जाता है कि ये इंसानी मांस के टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को बड़ी ही सफाई के साथ काटा गया था। इन टुकड़ों के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथ परिदा कहते हैं कि ये टुकड़ा उनकी पत्नी उषाश्री का ही है। दरअसल मेरी पत्नी साईं बाबा की भक्त थी। अचानक एक दिन उषाश्री ने अपना सर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया और उसने इतनी देर तक अपना सर पटका कि उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार शिरडी में करना। उषा की इच्छा अनुसार उसे ऐसे ही शिरडी ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैंने लाश के टुकड़े करके टिफिन में बंद कर दिए ताकि मैं एक एक करके उन टिफिन को शिरडी ले जाऊं और वहां उषा का अंतिम संस्कार कर दूं। ये दावा अपने आप में ही बहुत अजीब था कि आखिर कोई कैसे खुद ही अपना सर पटक कर मर सकता है। इसलिए पुलिस वाले सख्ती से सोमनाथ परिदा से पूछताछ शुरू करते हैं। उधर जब उन टुकड़ों की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन टुकड़ों में सिर वाला हिस्सा शामिल नहीं है। इसलिए अब सिर की खोज शुरू होती है और ये खोज घर के अंदर बड़े से टेबल के ऊपर जाकर खत्म होती है। दरअसल सोमनाथ परिदा ने उषा का सिर काटकर हॉल के बीचों बीच रखे बड़े से टेबल पर अच्छे से सजा कर रखा हुआ था और उसे ऐसे ढककर रखा हुआ था कि किसी को भी पता न चले। सिर काफी हद तक सड़ चुका था, यहाँ तक कि सर की स्किन और बाल भी अलग हो रहे थे। हालांकि बदबू कम थी क्योंकि बदबू छुपाने के लिए सोमनाथ ने खास केमिकल का उपयोग किया था। कटे हुए सिर को टेबल पर रखने की वजह जब पुलिस वालों ने सोमनाथ परिदा से पूछी तो उसने जो दावा किया वो बेहद ही हैरान करने वाला था। सोमनाथ के मुताबिक वो हर रोज घंटों उस टेबल के सामने बैठकर अपनी पत्नी उषा की कटी सिर से बातें किया करता था। भले ही सोमनाथ परिदा ने आत्महत्या वाली कहानी पुलिस को बताई थी, मगर पुलिस इस कहानी पर यकीन नहीं करती है और मामले की तह तक जाने के लिए अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूरे घर में बारीकी से सर्च करना शुरू कर देती है। साथ ही सोमनाथ परिदा से भी सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और उस पूछताछ में जो खुलासा होता है वो बेहद ही हैरान करने वाला होता है। पुलिस पूछताछ में खुलासा होता है कि उषाश्री ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि किसी बात को लेकर बीते 3 जून 2013 को सोमनाथ परिदा और उषाश्री की लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान सोमनाथ ने अपने पास मौजूद स्टील के टॉर्च से अपनी पत्नी के सर पर जोरदार वार किया। ये वार इतना जोरदार था कि उषाश्री वहीं पर गिर गईं और बेहोश हो गईं। पत्नी के बेहोश होने के बावजूद सोमनाथ परिदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि उषाश्री की जान लेकर ही सोमनाथ का गुस्सा खत्म हुआ। सोमनाथ के मुताबिक उषा के मरने के बाद लाश को छुपाना उसके लिए बड़ी चुनौती थी, इसलिए पहले तो उसने एक कमरे में लाश को रखकर कमरा बंद कर दिया और अगले दिन जब मेड काम करने आई तो उसे तुरंत ही नौकरी से निकालकर फिर कभी ना आने के लिए कह दिया। इसके बाद सोमनाथ परिदा बगल की एक दुकान गया, जहां से उसने 2-3 टिफिन खरीदी और फिर लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। पहले दिन उसने लाश के कुछ टुकड़े किए और उन्हें टिफिन में भर दिया। इस तरह वो हर रोज एक नई दुकान से 2-3 टिफिन खरीदता था ताकि किसी को शक ना हो।
वो रोज टिफिन खरीद कर लाता था और उसी हिसाब से लाश के टुकड़े करके टिफिन में रख देता था। फिर उन टिफिन को अपने बड़े से बक्से में रख देता था। सोमनाथ परिदा ऐसा तब तक करता है जब तक कि उषाश्री पूरी तरह टुकड़ों में नहीं बच जाती हैं। लाश की बदबू बाहर न फैले, इसलिए सोमनाथ परिदा मार्केट से बड़ी मात्रा में बदबू छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल भी खरीद कर लाता है। इसके अलावा वो घर में फिनाइल का भी छिड़काव करता था ताकि बाहर बदबू ना जाए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि सोमनाथ परिदा एक जाने माने सर्जन थे, इसलिए उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी। इस कारण उन्हें लाश के टुकड़े करने में कोई परेशानी नहीं हुई और उसने लाश के टुकड़े करने के लिए बड़ी आरी या किसी तरह के बड़े हथियार का भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कैंची, छुरी इत्यादि से ही सोमनाथ परिदा ने पत्नी उषाश्री के 300 टुकड़े कर दिए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हर टुकड़े की लंबाई लगभग 6 इंच के आसपास थी। पुलिस ने यह तो पता लगा लिया था कि उषाश्री की हत्या किसने की है, मगर हत्या का मोटिव क्या था यह अब तक पता नहीं चल पाया था। इसलिए अब पुलिस हत्या के उद्देश्य का पता लगाने में जुट जाती है। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि सोमनाथ परिदा की पत्नी उषाश्री को शक था कि सोमनाथ का चक्कर उसके ही क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर अक्सर सोमनाथ परिदा और उषाश्री के बीच लड़ाइयां होती थीं। 3 जून 2013 को भी इसी बात को लेकर ही दोनों में लड़ाई हुई थी और बात इतनी बढ़ गई कि सोमनाथ परिदा ने उषाश्री के सर पर पास में ही रखे टॉर्च से वार कर दिया और फिर उसकी जान ही ले ली। सोमनाथ परिदा के इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया जाता है। हत्या तथा सबूत मिटाने की धाराओं के तहत सोमनाथ परिदा पर मामले दर्ज किए जाते हैं और केस की सुनवाई खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सुनवाई के दौरान सोमनाथ परिदा का बेटा और बेटी भी अमेरिका और दुबई से वापस आते हैं तथा अपने पिता के खिलाफ ही कोर्ट में गवाही देते हैं। बेटा बेटी द्वारा दी गई गवाही तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूत से साफ हो जाता है कि सोमनाथ परिदा ने ही अपनी पत्नी की हत्या की और फिर उसके शव को 300 टुकड़ों में काटकर टिफिन में रख दिया। इस तरह उषाश्री की हत्या का दोषी करार देते हुए खुर्दा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट द्वारा सोमनाथ परिदा को 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही उस पर 50,000 रुपए का फाइन भी लगाया जाता है। फिलहाल सोमनाथ परिदा की उम्र 80 साल है और वो भुवनेश्वर के पास मौजूद झारपाड़ा जेल में अपने सनक की सजा काट रहा है। पूरी जांच पड़ताल के दौरान ये भी खुलासा होता है कि वो रात में अक्सर अपनी पत्नी के शव के टुकड़े करता था, जबकि दिन भर क्लिनिक में बिजी रहता था और क्लिनिक में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता था। यहाँ तक कि पत्नी की हत्या के बाद उसने क्लिनिक में बड़ी धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सकें।